नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरे देश में और खासकर राष्ट्रीय मीडिया में, टीवी चैनल्स पर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की। देवभूमि उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है और यहां भी चुनाव उतने ही महत्वपूर्ण हैं। और मैं मसूरी, जिसे कि पहाड़ों की रानी भी कहते हैं, मसूरी में हूं और आज हम जायजा लेंगे, और मैं जायजा ले रहा हूं पिछले 3 दिनों से, कि आखिर मूड क्या है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का मिजाज क्या है, यहां के मुद्दे क्या हैं, और यहां की टोपोग्राफी जो है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उत्तराखंड मोटा मोटा आप 2 इलाकों में, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है गढ़वाल, एक है कुमाऊं। मैं गढ़वाल में हूं और गढ़वाल भी 2 इलाकों में बांटा जाता है। वो है टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल, और मैं टिहरी गढ़वाल में हूं। मसूरी टिहरी गढ़वाल में आता है। और यह राज्य एक लंबी जद्दोजहद के बाद, एक आंदोलन के बाद 9 नवंबर 2000 को गठित किया गया था, और तब से आज तक इसकी जो सियासत है, इसकी राजनीति है, वो सत्ता का एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है। एक बार एक का नंबर, एक बार दूसरे का नंबर, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। और यहां पर पिछली बार के 2017 के चुनाव से पहले जो वोट प्रतिशत, मत प्रतिशत था, उसका अंतर आधे फीसदी से लेकर 2%। इसी में सत्ता बन या बिगड़ जाती है उत्तराखंड में। लेकिन 2017 में बीजेपी ने जब बाजी मारी, 70 सीटों पर जो चुनाव हुए, 56 पर जीत दर्ज की, जो फासला था, वोटों का जो अंतर था, मत प्रतिशत में जो फर्क था, वो 13% का था। एक जबरदस्त जीत दर्ज की यहां पर बीजेपी ने। तो डबल इंजन सरकार है, लेकिन बीजेपी ने 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री भी बदले, और चुनाव से ठीक पहले। कुछ कंफ्यूजन, कुछ असमंजस है क्या? और साथ ही साथ आप जानते ही हैं, ये मैं और राज्यों के बारे में भी कहता हूं, कि हम कोरोना काल से गुजरे हैं। उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल से गुजरे, जिसके चलते मंदी भी आई, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना देश भर में, और उत्तराखंड में इसकी गूंज हर कोने में सुनी जा सकती है। लगभग 2.5 लाख उत्तराखंडी टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, इन इलाकों से दिल्ली में अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और वो अपने गांव वापस आएंगे या ना भी आए, पर वो गांव वापस आएंगे कि जी फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है। क्या इसकी गूंज भी सुनाई देगी? और गांवों में, दूर दराज इलाकों में एक अभियान भी चलाया गया था यहां पर, हीटो पहाड़ की, अपने देश, अपने पहाड़ वापस आओ। लेकिन गांव वीराने हो रहे हैं उत्तराखंड में। क्या यह मुद्दा बनेगा? और जो सीधी टक्कर हुआ करती थी बीजेपी और कांग्रेस में, इस बार एक और एंट्री आ गई है, वो है आम आदमी पार्टी की। उन्होंने बाकायदा अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है। कर्नल अजय कोठियाल रिटायर्ड। बीजेपी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ेगी, और साथ में सुपरस्टार, उनके चुनावी सुपरस्टार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो होंगे। कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी पर बैंक कर रही है, लेकिन चेहरा तय नहीं कर पा रही है। यह एक पुरानी बीमारी है कांग्रेस की। उनके प्रभारी कहते हैं कि नहीं, बीजेपी के पास तो एक चेहरा है, हमारे पास तो 10-10 चेहरे हैं। बहुत से लोग बीजेपी छोड़कर वापस, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। तो यह खेल बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और बेरोजगारी के अलावा विकास, आध्यात्मिक राजधानी, हिंदुत्व कार्ड, इनकी गूंज कितनी है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, उत्तराखंड का मूड क्या है? बिल्कुल सीधा सवाल। और दूसरा सवाल, क्या कहता है कुमाऊं और क्या कहता है गढ़वाल?
और ये बताएंगे मेरे साथ विजय रमोला हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के सत्ताधारी दल के, युवा चेहरा हैं और नई एंट्री मारी है आम आदमी पार्टी ने, हरपाल खत्री मेरे साथ हैं, मेघ सिंह कंडारी साहब वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, सूरज सिंह रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं, नब्ज टटोलते हैं, जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है उत्तराखंड की, और दो युवा चेहरे भी मैं लेकर आया हूं, आम सामान्य उत्तराखंडी। मेरे साथ सुमित हैं और मेरे साथ चेतन भी हैं, और ये बेहतरीन गाइड हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं। कोरोना काल में ये एम्बुलेंस भी चला रहे थे, पर एम्बुलेंस पर कौन जाएगा, स्ट्रेचर पर कौन लेटेगा, सवाल ये है। तो इस बार किसकी सरकार, विजय रमोला साहब? जी, आज आपने डिबेट का ये जो दिन रखा है बहुत अच्छा रखा है, और मैं ये कहना चाहूँगा सब पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों, देश में जितने हमारे पहाड़ के लोग हैं सबको इगाज की शुभकामनाएं, अपने दिल से बधाइयाँ देता हूँ। सरकार किसकी होगी? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना काल में यहाँ के आम जनमानस से जुड़े रहे हैं। कई जगह हमने मोदी किचन चलाई है कि मोदी चिकन से आम जन जन को हमने जितनी राहत दे सकते थे हमने दी है। मसूरी का उदाहरण लें आप, तो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल था जो पहले कांग्रेस के टाइम में जो शुरुआत हुई थी उस टाइम जर्जर था वो, लेकिन इस बार हमने वहाँ पर सारे बेड और वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगा चुके हैं। और उस समय जिस समय पीक में कोरोना था उस टाइम हमने यहाँ पर जाने बचाने का काम किया है, हमारी सरकार ने किया है। और अर्ध कुंभ हो रहा था यहाँ पर, आप जाने बचाने की बात कर रहे हैं, पहले कोरोना संक्रमण फैलाते हैं उस पर लापरवाही बरती जाती है। तत्कालीन मुख्यमंत्री रावत साहब कहते हैं कि नहीं, गंगा मैया की कृपा है, यहाँ पर तो प्रदूषण ही नहीं है, यहाँ पर संक्रमण हो ही नहीं सकता। ये बातें भी तो कही गई। वो लापरवाही कर रहे थे आप या इंतजामी कर रहे थे? देश में केवल एक कुंभ कारण नहीं रहा है, पर एक कारण था ना, कारण नहीं रहा है। महाराष्ट्र में उससे पहले बहुत ज्यादा कोरोना फैला हुआ था, उस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महाराष्ट्र में जितने कांग्रेस शासित राज्य थे उसमें ज्यादा कोरोना फैला हुआ था, वहां की बात भी कीजिए। नहीं, वहां की बात करेंगे, पर यहाँ की बात क्यों नहीं करेंगे? मैं अभी उत्तराखंड में हूं ना, मसूरी में, बात मैं उत्तराखंड की कर रहा हूं। आपने इंतजामों की एक फेहरिस्त गिनवाई, तो बद इंतजामी की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरा सवाल सीधा है। बद इंतजामी की जिम्मेदारी सरकार की भी थी और लोगों की भी थी। लोग भी नहीं मान रहे थे, लेकिन सरकार प्रयास कर रही थी। लोग नहीं, आप ताल ठोक रहे थे विजय बाबू, आप ताल ठोक रहे थे, दावे कर रहे थे आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, हर जगह चाक चौबंद इंतजाम है। उनकी पोल आपकी प्रशासनिक रिपोर्ट में ही खुली कि कोई आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहे थे, वहां पर तो लोगों का रेला था। ये गलत बोल रहा हूं तो बताइए। नहीं, ये बातें बाद में पता लगी, उसकी जांच हो रही है, वो लोग जेल बाद में पता लगी। कुंभकर्णीय निद्रा में थी सरकार कुंभकर्ण निद्रा में थी, लेकिन सरकार के जो वरिष्ठ नेता थे उनको मिसगाइड किया था कुछ लोगों ने। वो लोग, जिन लोगों ने मिसगाइड किया था, वो लोग अब जांच के बाद जेल जाएंगे। मिसगाइडेड मुख्यमंत्री भी हो गए, उनको भी हटा दिया। 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। इससे क्या आपको अपने मुख्यमंत्रियों पर ही एतबार नहीं था, बीजेपी की आला कमान को, हाई कमान को? तो आम उत्तराखंडी कैसे विश्वास करेगा बीजेपी पर? भारतीय जनता पार्टी को हर कार्यकर्ता के ऊपर विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फहरिस्त है। कहीं थोड़ा लापरवाही होगी तो और भी नेता यहाँ पर है, तो इसलिए यहाँ पर नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है। और आज देखिए धामी जी के नेतृत्व में इतने बढ़िया यहाँ पर काम हो रहे हैं। उससे पूर्व में भी काम हुए हैं। उससे पूर्व में होम स्टे की योजना जो यहाँ पर चल रही थी, उसको कोरोना काल में थोड़ा होम स्टे में ही खड़ा हूँ, आप भी वहीं खड़े हैं। जी 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 5000 होम स्टे ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, और 31,000 लाइसेंस अभी तक पर्यटन विभाग द्वारा दिए जा चुके हैं। अभी तो नेतृत्व की बात हो रही है, मैं मुद्दों पर भी आऊंगा, लेकिन नेतृत्व की जहां तक बात है, बीजेपी के पास एक नरेंद्र मोदी हैं और यहां एक युवा पुष्कर धामी, युवाओं की एक बड़ी तादाद है, और वो वोट या चुनाव के समीकरण बदलते बिगाड़ते भी हैं। आपका चेहरा कौन है मेघ सिंह? देखिए, कांग्रेस के पास चेहरों की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है।
हमारे पास माननीय हरीश रावत जी का बहुत बड़ा चेहरा है, जो पूरे देश का चेहरा है। वो तो पहले मुख्यमंत्री थे, तो उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर क्यों नहीं पेश करते? दूसरा, हमारे पास प्रीतम सिंह जी बहुत अच्छे नेतृत्व जिनका कांग्रेस संगठन में रहा है, तो हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। और इस वक्त हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्रदेश की जनता और देश की जनता जो है भाजपा के राज में त्राही त्राही माम कर रही है, कांग्रेस को जो है मौका जनता देगी। कांग्रेस को मौका देगी, उम्मीद के सहारे आपकी नैया कायम है? नहीं, उम्मीद है, और कांग्रेस ने तो हमेशा किया है। कांग्रेस का तो एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है देश की आज़ादी से लेकर और आज वर्तमान तक। कांग्रेस ने जो है जो कुछ किया है, भाजपा तो उसके आसपास कहीं टिकती भी नहीं है। भाजपा मात्र जुमलों की पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है। कांग्रेस में एका नाम की चीज नहीं है। हर राज्य में कांग्रेस कहने को तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है, पर हर राज्य में दरअसल कांग्रेस के नाम पर 8-10 गुट हैं, 8-10 पार्टियां हैं। मैं ये कह दूं, गलत कह रहा हूं? मेघ सिंह कंडारी, मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस का ये बड़ा सौभाग्य है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। जूतम पैजार होती रहती है। वो जो पंजाब में तमाशा चल रहा है, उत्तराखंड में भी तमाशा ना हो जाए इसलिए चेहरा ही नहीं बता रहे। मैं पूरी बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास नेतृत्व की कमी नहीं है और बड़े अच्छे अच्छे नेता जिनकी अपनी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस तो एक है ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हमारे नेता बहुत महत्वपूर्ण, जानकार और अच्छे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनके विचारों में टकराव हो जाता है। लेकिन कांग्रेस वैचारिक पार्टी है और विचार से ये सब लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो भाजपा है वो कांग्रेस की बैसाखियों पे टिकी हुई है। पिछले जो शासनकाल था हरीश रावत जी का, जो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, भाजपा ने लोकतांत्रिक भ्रष्टाचार करके किस तरीके से 10 लोगों को कांग्रेस के खरीदा है, ये पूरी देश ने देखा, दुनिया ने देखा। वो भ्रष्टाचारी थे, मतलब उन्होंने पैसे लिए, कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आ गए। अब आप ही के प्रभारी देवेंद्र यादव कहते हैं कि नहीं, उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं, तो भ्रष्टाचारियों को वापस ले लेंगे, उनको गंगा में डुबकी लगवा देंगे। मेरे कहने का मतलब बात पूरी नहीं हुई कि इन लोगों ने किस तरीके से उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया। शायद आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से ये भाजपा के लोग मुझे 2016 का पूरा प्रकरण पता है जो सुप्रीम कोर्ट तक गया। जी, तो ये प्रकरण में आपने देखा होगा कि किस तरह कोर्ट से जो है कांग्रेस की जीत हुई, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सही थी। और ये लोग जो गए, नहीं, ये भ्रष्टाचारी वापस बुला रहे हैं आप? नहीं, उसके लिए रास्ते बंद हो गए। शुद्धिकरण करेंगे उनका? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये शुद्धिकरण तो भाजपा वालों के लिए कि जो उनके पास गया वो उनका जो है एकदम एक ही दिन में पवित्र हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को ये हमने तय करा है, हमने जो आजकल मीडिया के आपके माध्यम से सुना, प्रदेश संगठन में चल रहा है कि वो लोग जिन्होंने सरकार को गिराया उन लोगों की कोई एंट्री नहीं है। यशपाल आर्य जी बाद में गए, सरकार चुनाव मंत्री भी तो बने, उसके होने के बाद में गए, लेकिन वो उस समय नहीं गए, उस सरकार के तोड़ने में वो नहीं थे, इसलिए उनका वापसी हुई है। बाकियों की भी अब वापसी नहीं हुई। वो भ्रष्टाचारी थे और आज भी कांग्रेस की निगाह में भ्रष्टाचारी हैं। 13% का फासला था 17 साल तक। ये जितने चुनाव हुए 2000 से लेकर 2017 से पहले के, फासला होता था आधा फीसदी, 1%, 1.5%। पिछली बार 13% का अंतर था। कैसे पाटेंगे? 13% का जो अंतर था वो उसकी अब कलई खुल चुकी है। भाजपा ने किस तरीके से जुमलों में मोदी जी ने झूठ बोल करके पूरे देश को कहा कि 15 लाख रुपए तुम्हें हम एक अकाउंट में देंगे। किस तरीके से उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हम 1 वर्ष में देंगे। तो ये तमाम उत्तराखंड के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टी को समर्थन दिया, अपना मत दिया, लेकिन अब वो इससे अजीज आ चुके हैं। उन्हें असलियत भाजपा की पता लग गई है, मोदी जी की पता लग गई है और उत्तराखंड के नेताओं की पता लग गई किस तरीके से इन्होंने 3 इनके मुख्यमंत्री फेल हुए हैं। तो ये तय निश्चित है कि इस बार 14% से जो है कांग्रेस की सरकार अंतर से उत्तराखंड में बनेगी। अच्छा, मतलब 27% का फर्क कर देंगे। बहुत लंबी ताल ठोकी है यहां पर। हरपाल भाई, नए नए खिलाड़ी हो, एक कर्नल साहब को अपना चेहरा भी बना दिया है, 300 यूनिट बिजली की फ्री सप्लाई की भी बात कर दी है। अब 2.5 लाख उत्तराखंडी दिल्ली में काम करते हैं, तो मतलब दिल्ली वाला फॉर्मूला और वहां से वो लोग जो दिल्ली में काम करते हैं, उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि दूत बनकर आएंगे, गांव में समझाएंगे दिल्ली में बड़ा अच्छा काम हो रहा है। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये भाजपा और ये कांग्रेस की जो पार्टियां हैं, इन्होंने जो अपनी दल बदल की राजनीति यहाँ पे शुरू करी है, जो ये परंपरागत जो राजनीति करते हैं, 5 साल एक पार्टी आएगी, 5 साल दूसरी पार्टी आएगी। हाँ, सत्ता की कन्वेयर बेल्ट है ये। सर ये देखिए, दूसरी चीज़ क्या है इसमें, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा उत्तराखंड है, ये किन समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पर जो है अपना शिक्षा नहीं है,
जो बढ़िया नहीं है। स्वास्थ्य सेवा यहाँ बिल्कुल चरमरा रही हैं। यहाँ पे रोजगार की वो तो कह रहे हैं इतना इंतजाम किया है, सर मैं तो कह रहा हूँ ना, देखो आंकड़े बताइए कि कितने रोजगार दिए उन्होंने। अभी आप देखिए पिछले लास्ट मंथ में 25,000 रोजगार देने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है ना, सरकारी नौकरियां देने की बात हो रही सर है। वो कागजों में है। वो जो है जो प्रक्रिया है वो सिर्फ कागजों में है। देखिए अभी क्या है, आने वाले समय में जो है इनका जो भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, ये बिल्कुल जादू के पिटारे से निकले हुए हैं। इन्होंने तुरंत आते ही जो है घोषणाओं पे घोषणाएं कर दी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये यही काम तो अरविंद केजरीवाल करते हैं ना, वो सर देखिए- चुनाव आते ही रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर बन जाते हैं, सेल लगा देते हैं। सर देखो जो दिल्ली की जनता है उनसे अगर हम जानेंगे या जो भी है, देखो इस टाइम एट प्रेजेंट में वहाँ पे स्कूल की जो हालत है वो बहुत बेहतरीन है पहले से। जितने भी सरकारी प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे थे, जो पेरेंट्स थे, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के जो है अपना सरकारी स्कूल में डाला है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी हो गई है। दूसरा वहाँ पे जो हेल्थ है, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू हमारे उत्तराखंड। देखिए मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, मैं अपने उत्तराखंड की बात दिल्ली करूंगा। मॉडल के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। मॉडल बिल्कुल बहुत बढ़िया है सर। देखो क्या होता है कि देखा देखी तो होती है। देखिए जो चीज़ दिल्ली में आज मिल रही है वही चीज़ हमारे उत्तराखंड में मिलेगी। और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार जो है जड़ से भाजपा और कांग्रेस को जो है उखाड़ और फेंकेगी। हिंदू कार्ड भी खेल रहे हो यहाँ पर, तो कोई ऐसा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है नहीं। लेकिन मैं सूरज सिंह जी से पूछूंगा, ये पहाड़ों में, दुर्गम इलाकों में ये खेल भी शुरू हो गया है, इस देवभूमि में जहां पर ये खेल आज तक नहीं हुआ, पर आप आध्यात्मिक राजधानी बनाने अब चले हैं। सर आध्यात्मिक राज्य का कहने का जो मतलब है कि सिंपल सा हमारी जो उत्तराखंड है इसे हम देवभूमि कहते हैं। ठीक है सर। कर्नल कोठियाल जी ने आप देखिए, जिनको आप सीएम का चेहरा हमने घोषित किया है, जिनको उन्होंने उत्तराखंड में जो है केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया। तो क्या आज से पहले किसी ने किया? अगर उनके हाथ में कमान संभाल दी जाए तो हमारा उत्तराखंड। काम तो मोदी सरकार ने किया ना, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का भी अनावरण हुआ है, 4 धाम की यात्रा, रास्ते और दुरुस्त किए जा रहे हैं। सर देखो सरकार तो करेगी, लेकिन मेन चीज क्या है कि जो हमारा बजट होता है सर, क्या ये पूर्ण रूप से इस चीज में खर्च हो रहा है? एक छोटी सी चीज है, कोई पेयजल योजना है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन पेयजल योजना है, अगर वो 32 करोड़ की पेयजल योजना है, सड़क योजना है, तो क्या एक इसका जायजा लिया जा सकता है कि क्या इतना पैसा उसमें लग रहा है? क्या ये कमीशन का पैसा है? अगर वो सारा पैसा अगर हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके लिए खर्च किया जाए, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा के लिए खर्च किया जाए। देखिए छोटी सी चीज है सर, एक मैं थोड़ा बात काट के बोलूंगा कि मसूरी है सर। मसूरी को पहाड़ी की रानी मसूरी कहा जाता है। हमारे उत्तराखंड में 2 ऐसे शहर हैं, नैनीताल और मसूरी, कि जिनको ये सरकार संभाल नहीं पा रही है। ना संभाल पाने का कारण क्या है कि ना तो यहाँ पर अच्छा रोजगार है, बाहर से लोग आते हैं मसूरी में या ऐसे शहरों में करोड़ों छाप के जाते हैं, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कोई प्लॉट्स हों, कुछ भी हों। लेकिन हमारे उत्तराखंड का जो युवा है उसको हम बर्तन धोने के लिए रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के युवा को हम मुद्दों पर मैं आऊंगा, लेकिन लड़ाई आपकी किससे है? बीजेपी से है कि कांग्रेस से? बड़ा दुश्मन कौन है? सर हमारा तो जो भी लड़ाई है वो है विकास है, कि विकास मिल नहीं रहा है। जो हमारा तो किससे लड़ाई है? एनिमी नंबर 1 कौन है? सर ये पार्टियां हैं, जो ये दल बदल के जो राजनीति चल रही है, इनसे हमारी मेन लड़ाई है, जो जिन्होंने उत्तराखंड को खा चुका है, जो खोखला। बड़ा दुश्मन कौन? बीजेपी, कांग्रेस? सर बड़ा दुश्मन मेरे हिसाब से तो अभी दोनों पार्टियां ही है, दोनों लेकिन पार्टियां ये ही कि हैं। उत्तराखंड की जो जनता है वो अपना मन बना चुकी है। ठीक है। सूरज सिंह जी, उत्तराखंड का मूड, कुछ मिजाज बदलता दिख रहा है, कुछ निरंतरता दिखती है, बदलाव की हवा आपको दिखाई देती है? देखिए 21 साल हो चुके हैं, कांग्रेस भी यहाँ शासन कर चुकी है, वर्तमान में भाजपा भी शासन कर रही है, और पीछे से आप पार्टी भी अपनी दस्तक दे रही है। लेकिन 21 साल में जो यहाँ पर विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। जिस उम्मीद, अपेक्षा, आकांक्षाओं के चलते ये राज्य बना, वो पूरी नहीं हुई है। अब चाहे वो ठीक है, मोदी जी कर रहे हैं, आपका जो 4 धाम सड़क प्रोजेक्ट है या कुछ और भी हैं। शुरू में बीजेपी सरकार आई, उसके बाद एनडी तिवारी जी आए हैं। एनडी तिवारी जी के समय पे कुछ काम हुए हैं यहाँ पर, और कुछ काम ऐसे हैं जो उनके जाने के बाद आज तक नहीं हुए हैं। 14 साल हो गए हैं। सड़कें जो 2007 में बंद पड़ी थी वो आज तक बंद है। छोटे छोटे जो गांव हैं जहां पर आबादी मुश्किल से 200 है, उन गांवों की जो सड़कें हैं वहां पर उसको तवज्जो नहीं दी जा रही। कहते हैं ये सोच है कि ये 150 वोटर हैं। नहीं, पर सरकार तो ताल ठोकती है। देखिए जी, देहरादून की कनेक्टिविटी हमने क्या कमाल कर दी। अब एक सड़क और बन रही है 200 किलोमीटर, 2 घंटे में हम पूरी करा देंगे। मैं भी आया और मुझे भी थोड़ा अचंभा हुआ, कोरोना के बाद मैं आया तो 4 घंटे में आप देहरादून आ रहे हैं। सरकार तो इस बात का ताल ठोक रही है
कि देखिए क्या गजब की कनेक्टिविटी कर दी हमने। नहीं ठीक है, दिल्ली से देहरादून के बीच में जो है सुधार हुआ है, गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, और उसके बाद मेरठ से और आपके छटमलपुर तक जो रामपुर तिराहे से अगर आप आ जाए देवबंद के से होते हुए तो ठीक तो हुआ बहुत अच्छी सड़क बन गई। हुआ है और समय कम हुआ है। हाँ। लेकिन ओवरऑल आप गढ़वा को लीजिए या कुमाऊं को, इंटीरियर में विकास नहीं हुआ है। और वो उसी के चलते क्या पलायन एक इतनी गंभीर समस्या है। उत्तराखंड की बात छोड़िए, पूरा देश, और मैं खुद मीडिया कर्मी, आप भी मीडिया कर्मी हैं, हम नजरअंदाज कर रहे हैं। 11,000 गांव हैं लगभग खाली पड़े हुए हैं, वहां पर या औरतें ही रह गई हैं, सब मर्द चले गए। इस पलायन के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। हीटो पहाड़ अभियान तो चला था, उसका क्या निकला? नहीं ठीक है, अब कोरोना काल में जो है अब 2.5 लाख के करीब लोग वापस आए हैं जो पूरे देश में काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ आकर के उनको जो है सुविधा, मतलब वो क्या करेंगे घर आकर के। ठीक है, कुछ लोगों ने जो है खेती अपनाई है दोबारा से, वो स्वरोजगार कर रहे हैं या कैश क्रॉप्स उगा रहे हैं। खेती आप भी जानते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, मैं भी ग्रामीण इलाके से। घर में 4 भाई हैं, 2 बाहर काम कर रहे थे, वो 2 ही संभालते थे। अब मुंह छुपाने के लिए कहते हैं मैं भी खेती करने लगा। वो खेती तो हो नहीं रही ना, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है ये दरअसल। नहीं, पहाड़ में यह है, खेती एक कठिन जॉब है, क्योंकि यहाँ पर सारी अधिकतर खेती 99% खेती जो है वो प्रकृति पर डिपेंड है, बरसात पर है। बस नहीं आता है काश्तकार का। पर सरकार से जो अपेक्षाएं थी नहीं पूरी हो रही हैं। वो नहीं पूरी हो रही हैं। आपने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों बातों का जिक्र कर दिया। इलाकों में कोई फर्क है मुद्दों का? नहीं, मुद्दे तो एक वही है, रोजगार है मेन, शिक्षा है। आप देखिए पहाड़ में आप जाइए, जो इतने पुराने 100 साल पुराने प्राइमरी स्कूल से बंद हो गए हैं। ठीक है, मानते हैं वहाँ पर अधिकतर लोग जो है वो शहरों को पलायन कर रहे हैं बच्चे, और जाहिर है कि बच्चे भी उनके साथ आ गए हैं, तो स्कूलों में मास्टर हैं, टीचर हैं, बच्चे कम हो गए हैं। दूसरा, स्वास्थ्य की नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी भी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। अब मसूरी है, ठीक है, यहाँ पर भी जो सुविधाएं हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम पे या 70s 80s तक, वो आज की तारीख में नहीं है। यही हाल, और आगे आप जितना इंटीरियर जाएंगे, चाहे गढ़वाल जाएं, आप कुमाऊं जाएं, स्वास्थ्य सेवाएं बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। आपने क्योंकि ये चर्चा शुरू कर दी है, और मैं यहाँ पर 2 युवा उत्तराखंडियों से ही मैं पहले यहाँ के मुद्दे क्या हैं? युवा की, आप एक युवा हैं, आपकी नजर में सबसे अहम मुद्दा इस वक्त क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अभी तक जैसे कि चुनावी मेला शुरू हो चुका है, और उत्तराखंड की जो जनता है, आम आदमी है, सब लोग ये क्या है कि उत्तराखंड के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, ठीक है, और अब इनका बनाया जा रहा है देश को, ठीक है, हर बार हर साल सालों से चला आया जा रहा है, बैठिए घूमती जा रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी आ गई है, ठीक है। इस तरह से अभी इनको घुमा रहे हैं, और हम नॉर्मल। आपके मुद्दे क्या हैं? आप हम नेताओं के मुंह से किन मुद्दों पर चर्चा चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ पे बिल्कुल रोजगार नहीं है किसी के लिए। सबसे बड़े मुद्दा तो यही है, रोजगार नहीं है किसी के लिए, स्वास्थ्य। सबसे बड़े मुद्दा तो यही है, रोजगार नहीं है किसी के लिए, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, और रोडों की व्यवस्थाएं नहीं है, कार की, गाड़ी की, इन चीजों की बिल्कुल व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ जो सूरज सिंह जी कह रहे हैं कि एक उत्तराखंडी युवा वो बर्तन मांजने के काम करेगा, या वो ड्राइवरी करेगा, या वो चपड़ासी का काम करेगा, असल काम तो बाहर वाले आकर कर रहे हैं, यही कह रहे थे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, बाहर वाले आकर के सारे काम कर लेते हैं। जो उत्तराखंड के लोग हैं वो सिर्फ उनकी नौकरी कर रहे होते हैं, अपना काम नहीं कर रहे होते हैं। वो उन जितने भी बाहर के लोग हैं सारे काम वो उनसे करवा रहे हैं। उत्तराखंड के लोग यहीं के यहीं रह गए, इसीलिए तो उत्तराखंड बढ़ नहीं रहा आगे। यहीं का यहीं रह गए, नेताएं लोग इन पर और काम करते जा रहे हैं कि इनको जो बंधुआ मजदूर बना करके। तो युवा की बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। आपकी निगाह में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चेतन? जैसे भी अभी बोला भी जा रहा था, सभी ने बोला यहाँ पे हॉस्पिटल की सर बहुत। आपने तो एम्बुलेंस चलाई है कोरोना काल में, और यहाँ पर वो लंबी फेहरिस्त गिनवा रहे थे, तब मुझे इंटरवीन करना पड़ा कि हुआ क्या था। दरअसल लापरवाही की इंतहा थी कोरोना के टाइम पर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लापरवाही थी। डॉक्टर नहीं थे यहाँ पे, डॉक्टर जा रखा है बाहर घूम रहा है, पेशेंट हमने बाहर रखा हुआ है इमरजेंसी पे, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है।
बड़ी दिक्कत है। एम्बुलेंस की भी बड़ी दिक्कत है सर यहाँ पे। हाँ जी सर। एम्बुलेंस की दिक्कत कैसे, मतलब? सर यहाँ पे इतनी के अंदर एम्बुलेंस ही नहीं थी। बहुत कम मैं कोविड में चला था और कोई नहीं आ रहा था। बड़ी दिक्कतें रही, हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं था। यहाँ पे हॉस्पिटल का सबसे बड़ा मुद्दा यही। और यहाँ पर देखिए हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल से मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर भी आऊंगा। होटल्स हैं, यहाँ पर होम स्टेज हैं, तो वो जो कारोबार है उसमें अच्छा खासा पैसा कमाया भी जा सकता है। इतना खूबसूरत ये इलाका है, तो टूरिज्म को लेकर, पर्यटन को लेकर क्या आपको लगता है कि सही कदम उठाए गए हैं जिसका फायदा उत्तराखंडी को मिले, या मलाई बाहर वाले आकर काट रहे हैं? जो भी आता है यहाँ पे कस्टमर, ठीक है सर, हम उनके बर्तन होते हैं, मैं गाड़ी दिलाता हूँ। और जो बाहर दिल्ली का पंजाब का बंदा आता है यहाँ पे, गेस्ट हाउस ले लेता है, होटल ले लेता है, वो पैसा कमाता है, वो चले जाता है। हम सरकार ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में दखल बढ़े, ओनरशिप बढ़े उत्तराखंड वासी की? ऐसा कुछ नहीं। जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में। यही बुरे हाल, गरीब और गरीब हो रहा है। देखिए विजय रमोला साहब, ये युवाओं की बात है, गलत कह रहे हैं सुमित और चेतन? ये है जो सही जानकारी है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन सरकार ने यहाँ पर लेकिन सरकार ने यहाँ की जो प्राइवेट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसमें 70% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही है। तो अब ये हो सकता है जानकारी का अभाव है इन्हें है, या किसी तरह से नहीं, वो नौकरी देने का मतलब क्या कि ड्राइवर लगा लो, चौकीदारा कर लेगा, रसोईया बन जाएगा, वो जॉब्स हैं क्या? नहीं, जॉब्स नहीं है, वो तो आदमी जो जितना पढ़ा लिखा होगा उस हिसाब से लोग काम। पढ़ाई लिखाई देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, सरकार दे रही है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। अब जब चुनाव सर पर हैं तो सरकारी नौकरियों में ढूंढ रहे हैं, अरे ये तो 40,000 जॉब्स, ये तो रिक्त पड़े हैं ये पद, तो 25,000 की अब भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1 लाख लोगों को जी आप स्वरोजगार देंगे। ये स्वरोजगार एक ऐसा शब्द है, इसकी परिभाषा कोई सही तरीके से नहीं बताता। भाई पकोड़े तलना भी स्वरोजगार है, उसको आप स्वरोजगार मानेंगे, या स्वरोजगार के मायने क्या हैं? स्वरोजगार के मायने ये हैं, थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई है कोरोना काल की वजह से। पूरा देश बंद रहा है, ये पर्यटन नगरी है, यहाँ पर पर्यटन प्रदेश है, यहाँ पर जो दिक्कतें आई हैं, पर्यटन नहीं चला, इस कारण यहाँ पर लोगों को दिक्कत आई है। ऐसा नहीं है केवल दिल्ली बम्बई के लोग यहाँ उत्तराखंड में वापस आए हैं, यहाँ जो काम कर रहे थे, जो लोग होटल में काम कर रहे थे, वो लोग भी अपने गाँव गए हैं। वहाँ पर उन्होंने अपनी मजबूरी में 2-2.5 लाख लोग वापस आए हैं ना यहाँ पर जी, पर वो पलायन कर चुके थे, उनको मौका मिलेगा फिर वो छोड़ जाएंगे। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है कि नहीं है? पलायन केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं हुआ है। नहीं, मैं तो पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। मैं भी पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। पूरा केवल 5 सालों में पलायन थोड़ा ना हुआ है, पलायन तो शुरू से चलता आ रहा है। शुरू में राज्य बना, 13 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 13 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, क्या करती है। लेकिन उसके बाद माननीय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार आई, उनको 5 साल का पूरा मौका मिला था। वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं ना मसूरी के अंदर, ये पूरे पहाड़ के अंदर एक सिस्टमेटिक विकास होता। सिस्टमेटिक विकास से मेरा कहने का मतलब है, जगह जगह पार्किंग बनती, की जगह जगह कुछ प्रयास होते जहाँ पर लोग रुकते, यहाँ पे 2 दिन का स्टे आया, पर्यटक का स्टे होता, तो सभी लोगों को रोजगार मिलता, छोटे छोटे युवाओं को भी रोजगार मिलता। उसी तरह से यहाँ पर नींद गलत बहुत पड़ी। उसके बाद मानिए उससे कुछ 5 साल बाद यहाँ पर मानिए 5 साल बाद यहाँ पर माननीय विजय बंगला जी सरकार आई, कांग्रेस ने भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बदले। ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने। 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री तो नहीं बदले गए ना? नहीं, 4 महीने में नहीं बदले गए, लेकिन ये परिस्थितियां नहीं है, कोरोना की वजह से परिस्थितियां नहीं है। और दूसरा ये कोरोना हैंडल नहीं कर पाए, कोरोना की मार पड़ेगी चुनाव में? नहीं पड़ेगी मार इसलिए नहीं पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा विधायक, जिसे मसूरी के अंदर माननीय गणेश जोशी जी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी, जनता के बीच में रहे हैं। अब यहाँ पर छोटा से छोटा कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच में रहा है, चाहे छोटा खाना पहुँचाने से लेकर कुछ भी हो। या आपका आला कमान ने भी पूरा जोर यूपी में लगा दिया है, वहां पर अमित शाह पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की अभी काशी में, वहां पर प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। उत्तराखंड को कार्यकर्ताओं के ही भरोसे छोड़ दिया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आश्वस्त हैं
या कि यहाँ तो दाल नहीं गलेगी? नहीं नहीं, आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने 60 पार का जो नारा दिया है वो इस बार यहाँ पे दौरा करके जा चुके, माननीय मोदी जी भी यहाँ पर आ चुके, जिसे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ की कोई विपक्ष हो रही है। यूपी का केवल हो रहा है, यूपी भी अच्छा हो रही है, यूपी का केवल हो रहा है। यूपी भी जीतेंगे और यहाँ उत्तराखंड भी हम जीतेंगे। ये 60 पार, ये जो आजकल नारे आपने पिछले 1.5 साल से देने शुरू किए जी, ये हरियाणा में 2 साल पहले आपने दिया था, अब की बार 75 पार जी, आपकी आई 40 सीट जी, फिर 65 पार का दिया आपने झारखंड में, सीटें आई 25, 200 पार का दिया पश्चिम बंगाल में, सीटें आई 75 जी। यहाँ 60 पार तो सीटें कितनी आएंगी? अभी तो वर्तमान में 57 है, 60 वर्तमान में 57 है। अभी आने वाले समय में 60 से ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन 60 से नीचे आने की संभावना नहीं है। कोई संभावना नहीं है, कोई ऐसी आशंका नहीं है। मुद्दे क्या हैं? अभी आपका मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जो युवा है, युवा कहता है मुझे रोजगार चाहिए। आप कहते हैं जी मिस्ड कॉल दो जी हमें, हम आपको रोजगार की गारंटी देंगे। अब ये युवा भी इतने समझदार हो गए, ये चुनावी जुमलों को नहीं मानने वाले हैं। क्या ये बात आप मानेंगे? नहीं, देखिए कांग्रेस का जो इतिहास रहा है रोजगार को लेके, वो जब से इस देश आज़ाद हुआ, माननीय आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन भी 132वां मनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू जी के समय से वो एक पढ़े लिखे वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे, जिनके शासनकाल में जब भारत अंग्रेज़ों ने हमें दिया था तो बिल्कुल खाली था। वैज्ञानिक सोच को बढ़ाते उन्होंने किस तरीके से एम्स, IIT और इस तरीके से जो जितने भी भाखड़ा नागल बांध, जितनी सारी जो वैज्ञानिक विकास की योजनाएं हैं, वो चाहे रेलवे में नौकरियां देना हो या जहां कहीं भी रोजगार था, उसमें उत्तराखंड कहाँ सोचा गया? तभी तो 2000 में जी राज्य बना ना, नया राज्य। उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ND तिवारी उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड जो आज उत्तराखंड है, उसका मतलब था जी मसूरी चले जाओ या नैनीताल। बाकी यहां पर था क्या? देखिए उत्तराखंड, उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं मानते? उत्तराखंड की अगर परिप्रेक्ष्य की बात की है तो उत्तराखंड एक अलग भौगोलिक परिस्थिति का राज्य था और ये मांग आज़ादी के समय से ही जो है बहुत पहले से यहाँ लड़ी जा रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अपने आप में इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग थी और ये जनता की मांग थी, किसी पार्टी की मांग नहीं थी, ये आम व्यक्ति की मांग थी। लेकिन जहाँ तक मुद्दों की बात है, उत्तराखंड की बात है, तो इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगी, चाहे वो सरकारें कोई भी रही हो, वो चाहे कांग्रेस। आपका मुख्य मुद्दा क्या है? युवा कह रहे हैं बेरोजगारी, एक आत्मसम्मान, अगर काम भी मिलता है मीनियल जॉब्स मिल रही, जो होता है ना सम्मान का काम नहीं मिल रहा एक उत्तराखंड के लड़के को। कि उत्तराखंड जब राज्य बना तो ये उत्तराखंड के अनुसार यहाँ ये नौकरशाही के कारण मुझे लगता है कि यहाँ पे जो जब उत्तराखंड बना, नारायण दत्त तिवारी जी एक बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, बहुत उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा बजट यहाँ पे लाया। लेकिन जब माननीय हरीश रावत जी यहाँ पर आए, बहुगुणा जी जब आए, तो उस समय कांग्रेस के नेताओं को वो सहयोग केंद्र से नहीं मिल पाया जो कि मिलना चाहिए था, जिसके कारण सारी की सारी योजनाओं में अवरोध पैदा हुआ। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, उत्तराखंड के अंदर जिस बात को लेकर ये लड़ाई लड़ी गई थी, वो सपने आज भी पूरे नहीं हुए हैं और उन सपनों को पूरा करने की अभी आवश्यकता है। इसके लिए मैं कोई भी नेतृत्व आए, कांग्रेस, हमें उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार पूरी दमखम के साथ आ रही है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के अंदर नियोजन नीति कैसे बने, ऐसा जिस तरीके से 4 धाम योजनाएं बन रही हैं, पहाड़ कट रहा है, जंगल समाप्त हो रहे हैं, यहाँ का बेरोजगार पलायन कर रहा है, तो ये नीति कोई अच्छी नहीं है। ये किसी भी सरकार की, इनको सोचना होगा दोबारा से, जो भी हमारे नेतृत्व जो जिनके हाथ में आएगा, कि उत्तराखंड एक अलग परिप्रेक्ष्य में बना था, इसके लिए अलग नीतियाँ, नियोजन बनेगा, तभी जाके उत्तराखंड के बेरोजगारों का भला होगा और उत्तराखंड का भला होगा। हरपाल, आप मुफ्त बिजली देने की कि 300 यूनिट दे देंगे, बिजली की इतनी बड़ी समस्या है भी नहीं। मैंने बहुत से लोगों से बात की, ऐसे कोई कमर तोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सर। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, और दिल्ली वाले जिनको क ख ग नहीं पता उत्तराखंड का, वो नेशनल मीडिया वाले चला देते हैं, मैं उसमें शामिल हूं, कि जी अरे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, फलाना देंगे। पर यहाँ के जो असल मुद्दे हैं, असल मुद्दों का कोई एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन
कोई ऑफर कर रहा है या आप कर रहे हैं क्या? सर देखिए, मैं छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। अभी जैसे मेरे युवा साथी ने बोला कि यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं है। सर ने बोला कि हमारे मसूरी में जो भी एसोसिएशन बनाई गई है उसमें 70% जो है इन्होंने यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को जो है जॉब करने का वादा किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं भी खुद एक युवा हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे आज आपके चैनल पे कुछ बोलने की? अगर इन सरकारों ने अच्छा काम किया होता तो सरकार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों ये दल बदल की राजनीति होती? हम कहते हैं अगर एक सरकार होती, अच्छा काम करती, अच्छे सड़कें बनवाती, अच्छे स्कूल होते, अच्छे हॉस्पिटल्स होते, तो यहाँ दर दर भटकना नहीं पड़ता। नहीं, हमारा तो उत्तराखंडी उत्तराखंड युवा है। को सम्मान चाहिए ना। सर, सम्मान तो उसके चाहिए। सम्मान की बात कौन कर रहा है? सर, सम्मान की मुफ्त में दे दीजिए चीजें, उनको मुफ्त नहीं चाहिए। सर, देखो, ये मुफ्तखोरी की आदत डलवा दी है सारे राजनेताओं ने। अगर हम बात कर रहे हैं तो जब ये उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था तो इसमें कुछ ऐसे संशोधन थे जो ऐसी शर्तें थी जिनको इन्होंने पूरा नहीं किया। अब यहाँ का पानी, उत्तराखंड में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का पानी हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ की बिजली जो दिल्ली जाती है और दिल्ली वालों को फ्री मिल रही है, हमको फ्री नहीं मिल रही है। हमको फ्री नहीं चाहिए सर, लेकिन जिस चीज़ में हमारा हक है, ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें हैं सर। मसूरी शहर में हम रह रहे हैं, हम युवा हैं, हम चाहते हैं सर हमारे पास हर चीज़ अच्छी हो। लेकिन क्या होता है सर कि अब रोज़गार है, जैसे भाई कह रहा है कि यहाँ पे एम्बुलेंस चलाते हैं, हॉस्पिटल में अपने मरीज आते हैं, मरीजों को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो सर क्या कारण है? अगर इन सरकारों ने अच्छा काम किया होता तो ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की। मैं कह रहा हूँ ये तो आज भी अच्छा करें, ये तो कॉपी कर रहे महिलाओं हैं। की बहुत कम बात हो रही है सर। अब मेघ सिंह भंडारी साहब, आपकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में तो ताल ठोक देती हैं कि मैं 40% उम्मीदवार वो महिलाएं होंगी। क्या 28 उम्मीदवार उतारेंगे आप महिला उत्तराखंड में? या उत्तराखंड में महिलाओं को मान सम्मान नहीं चाहिए? उत्तर प्रदेश में ही लड़की हूं तो लड़ सकती हूं, उत्तराखंड की लड़की नहीं लड़ना चाहती क्या? देखिए, ये युग तो वैसे भी महिलाओं का युग है, और कांग्रेस में तो हमेशा ही नेतृत्व जो है महिलाओं ने किया, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, चाहे नेतृत्व से कुछ नहीं होता ना। साथ साथ में 40% का जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के लिए दिया है, तो हम तो आपके माध्यम से कांग्रेस से मांग करना चाहेंगे कि महिलाओं की संख्या 50% है, उन्हें 50% आरक्षण मिलना चाहिए, उन्हें 50% मिलना चाहिए, पर सुनवाई नहीं हो रही ना। और महिलाओं की बात मैंने क्यों उठाई हरपाल, वो इसलिए, हाँ जी सर, आज की तारीख में फिर से मैं नेशनल मीडिया की बात करूंगा, दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, महिलाओं की जो स्थिति है, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, औरतें, पति जा रहे हैं बाहर, वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, केरल तो काम कर रहे हैं, महिलाएं यहां पर अकेली पड़ी हुई हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और इसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, और ये मुद्दा नहीं बनता है, मीडिया नहीं बनाता, राजनेता कहां बना रहे हैं? सर मैं बताता हूँ, देखो छोटे सा एक इसमें देखो, एक आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो कमान है वो एक ऐसे हाथ में है कि जिन्हें अभी ये नहीं पता कि बेटा क्या है, बेटी क्या है, एक धर्मपत्नी क्या होती है। छोटी सी बात बोले तो अगर मैं सिर्फ 2 मिनट का समय इसलिए लेता हूँ कि हमारे पहाड़ में जब एक जच्चा बच्चा जाता है एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक, तो रास्तों की सड़क इतनी, मतलब सड़कें इतनी ख़राब हैं, डबल इंजन की सरकार है, और आज ये जो है सड़कों पर टल्ले लगा रहे हैं, जाते जाते जच्चा बच्चा मर जाता है। तो सर उस बंदे को ये नहीं पता, जो हमारे देश के अभी नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें उस महिला का दर्द नहीं पता। इसलिए नहीं पता सबसे ज्यादा महिलाएं अगर वोट देती हैं बीजेपी को, वो नरेंद्र मोदी के चलते देती हैं। सर देती तो है, लेकिन उनका, उनकी रिस्पेक्ट भी तो बहुत जरूरी है। अगर रिस्पेक्ट होगी तभी तो वोट मिल रही है। मैं सिर्फ अपने उत्तराखंड की बात करूं, अगर मान लो, अगर छोटी सी चीज़ है, अगर हमारे देश में देश का जो सैनिक है वो जब बॉर्डर पे मरता है, तो सर हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारे प्रधानमंत्री तो दीपावली जाकर मनाते हैं। सर बिल्कुल मनाते तो हैं, लेकिन सैनिकों के साथ जो हमारा सैनिक जो मरता है उसका असली दुख उसके पिताजी को होता है, उसके भाई को होता है, उनको नहीं पता, क्योंकि उनका बेटा नहीं है। किसी बेटी का अगर रेप हो जाए तो उस बेटी का दर्द एक बाप को होता है, एक माँ को होता है, या उसके आसपास जो उसके भाई हैं उनको होता है। हमारे मंत्री जी तो सदैव बोलते हैं। ये तो आप अपना राजनीतिक बयान दे रहे हैं। महिलाओं में ना, पर महिलाओं में इतनी ट्रैक्शन क्यों है? मेरा सवाल ये है कि क्या राजनेता भी, राजनीतिक दल, मैं खास उत्तराखंड की बात आपसे जानना चाहूंगा सूरत सिंह जी, वो जो होता है ना कि थोड़ा सा वोट खींचने वाले मुद्दे उनकी बात कर रहे हैं, असल में जमीनी हकीकत से जुड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनका निदान, उनका हल देने का भरोसा क्या दिया जा रहा है किसी भी राजनीतिक दल से? देखिए, भरोसा तो सभी राजनीतिक दल दे रहे हैं। अभी बात हो रही है, एक पार्टी जो उत्तराखंड में आई है कह रही है हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। हम ये कहते हैं फ्री कहाँ से देंगे? सरकार कैसे चलेगी सब कुछ फ्री दोगे तो? नहीं, ये तो बता देंगे कि हमने 60,000 करोड़ रुपए अपना रेवेन्यू बढ़ा दिया दिल्ली में, यहां भी वही कर देंगे। देखिए, जो आम आदमी है
मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो तो चाहते हैं ठीक है हमें सुविधा मिले, फ्री मिले, लेकिन जो आम आदमी है उनका इनकी सोच ये है कि अगर सब कुछ फ्री देंगे, अभी बात हो रही है आजकल पोस्टर लगे हैं शहर में कि जो बेरोजगार हैं उनको जो है नौकरी नहीं मिलने तक 5,000 रुपये प्रति माह देंगे। कहाँ से देंगे? सरकार कहाँ से चलेगी? और उससे क्या समस्या दूर हो जाएगी? मैं इसीलिए मैं कॉन्क्रीट रोड मैप की बात कर रहा हूं। बेरोजगारी दूर करने की एक बड़ी समस्या है आज उत्तराखंड की। पलायन भी हो रहा है और वापस भी जो लोग आ रहे हैं मजबूरी में आ रहे हैं। तो उसका कोई रोड मैप देता दिख रहा है कोई राजनीतिक दल आपको? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ है, सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल। पर ये स्वरोजगार नाम की जो चिड़िया है ना, ये परोस दी जाती है, स्वरोजगार के मायने कोई ढंग से समझाता नहीं। रोजगार के लिए चलो गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स आई हैं, लेकिन उसमें फॉर्मेलिटी जितनी है कि 10% को भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ये तो सरकार को इसमें जो है सरलीकरण करना होगा। अगर आप उनको जो है स्वरोजगार के लिए कुछ ऋण देना चाह रहे हैं या जो उनको फैसिलिटीज़ देना चाह रहे हैं, उसमें फॉर्मेलिटी थोड़ा। इसके अलावा क्या महंगाई एक मुद्दा है? दिल्ली में बड़ा जोर शोर से इस बात पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, चर्चाएं होती हैं। जी गैस 305 रुपये 50 रुपये, 305 रुपये 50 पैसे बढ़ गई है। अब उत्तराखंड में तो 950 से ऊपर सब्सिडी हटा दी गई है पिछले साल जून में, चोरी चोरी चुपके चुपके वो चली गई। तो क्या महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम अब वो घटाए गए हैं, लेकिन दाम इतने बढ़ाए गए थे कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ये कटौती देखी जा रही है। क्या इसकी भी गूंज आपको सुनाई दे रही है आम आदमी में? देखिए, आम आदमी तो अब सब समझता है। आपने 100 रुपये बढ़ा दिए और चुनाव का समय है 10 रुपये कम कर दिए, तो आम आदमी ये सब समझने लगा है अब। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा उत्तराखंड में आने वाले समय में, मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। एक और चीज बताइए, जो दर्शक उत्तराखंड की राजनीति से वाकिफ नहीं है, उत्तराखंड को एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी समझता है ये तो पहाड़ों वाला देवभूमि, पहाड़ी पहाड़ है। लेकिन पहाड़ और यहां पर जमीनी इलाके भी हैं, और 40-30 का अनुपात आप मान लीजिए। जो जमीनी इलाके हैं वहां पर भी सीटें हैं। क्या पहाड़ के मुद्दे और जो प्लेन्स हैं उनके मुद्दे, किच्छा जैसा इलाका है, वो अलग हैं क्या? हाँ, बिल्कुल है। बिल्कुल अलग हैं। पहाड़ की परेशानियां अपनी हैं। सबसे बड़ी परेशानी आप बरसात को ही ले लीजिए। बरसात में पहाड़ में यातायात कितना नहीं है। आप स्वास्थ्य को ले लीजिए। स्वास्थ्य, राजधानी यहाँ से मसूरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। सैकड़ों हॉस्पिटल्स हैं, हजारों डॉक्टर्स हैं वहाँ पर। आप पहाड़ में जाकर के देखिए, गाँव की हालत देखिए आज। 20-20, 25-25 और 50 गाँवों पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें 1 या 2 डॉक्टर्स हैं। जो पूरी सुविधाएं वहाँ नहीं मिल पा रही हैं। वो डिपेंड करता है, अगर कोई सीरियस बीमार है उसको लेकर के मसूरी, यहाँ भी सुविधाएं नहीं है तो देहरादून जाएगा। है। और जो प्लेन्स वाला इलाका है, वो तराई वाला जो इलाका है, किसान आंदोलन को भी अब कुछ दिनों बाद 1 साल पूरा हो जाएगा। लखीमपुर खीरी की गूंज और वो इलाके सटे हुए हैं, जो तराई का इलाका है उत्तराखंड का। किसानी भी एक मुद्दा, गन्ना किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य का ना मिलना। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बात हो रही है, उत्तराखंड के जो प्लेन्स हैं वहां पर क्या ये बातों पर चर्चा हो रही है? अब इसकी चर्चा यहाँ तक तो नहीं होती है, ये तो प्लेन्स में जरूर हो रही होगी, लेकिन बिल्कुल हो रही होगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जैसे तराई का एक किसान है वो भी समर्थन दे रहा है। सब लोग नहीं दे रहे हैं समर्थन किसान आंदोलन को, लेकिन ये मेरी राय में ये कहाँ का तुक है कि आप दिल्ली बॉर्डर बंद कर दिया। ठीक है, वर्तमान में तो खुला है, इतने महीनों से बंद पड़ा है वहाँ सब कुछ। मैं किसी बातचीत के दरवाजे भी तो बंद है ना, 22 जनवरी से बातचीत भी नहीं हो रही। मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन इतना जरूर है कि जब ये बॉर्डर पे बैठे हैं या जो किसान आंदोलन इतना चल रहा है, क्या आम किसान को इसका फायदा मिलेगा? मिलेगा, ये अपने आप में एक सवाल है। जब युवाओं की बात होती है सुमित, युवाओं में भी लड़के और लड़कियों के मुद्दे अलग हैं क्या?
नहीं, लड़कों के फिर मुद्दे तो अलग हो ही गए हैं। सीधी सी बात है। हाँ। बढ़ावा पहले लड़कों को दे दिया गया, लड़कियों को कोई बढ़ावा दिया ही नहीं जाता। इस टाइम आगे मौका दिया ही नहीं जाता लड़कियों को। कोई भी अभी यहाँ पर चुनावी मेला चल रहा है, अभी यहाँ पर है कि लड़कियों को और औरतों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये हाल तब है, और ये मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो ये टीवी इंडस्ट्री है, जो टीवी चैनल्स हैं, उसमें उत्तराखंड की लड़कियां कमाल कर रही हैं, जबरदस्त रिपोर्टर्स हैं, जबरदस्त एंकर्स हैं। तो उनको- काबिलियत तो उनको कूट मौका- कूट कर भरी मौका हुई ही है। नहीं मिलने दे रहे हैं यहाँ पर तभी तो कह रहे हैं कि वो जितने गरीब थे और गरीब के गरीब रह गए। जब हमारी यहाँ उत्तराखंड के लोग बाहर जाते हैं, आपको पता है, तब जाकर के वो अपना नाम कमाते हैं। बहुत चीज़ों में अपने नाम कमा रहे हैं। कितनी चीज़ों में एंकर बन गए हैं। कुछ उत्तराखंड में इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जैसे हमारे जुबेन नौटियाल जी हैं, उत्तराखंड के गायकार हैं, है ना, बहुत खूबसूरत गाते हैं। बहुत खूबसूरत गाते हैं। तो वो तो बाहर जाके नाम कमा रहे हैं, और जो यहाँ के लोग हैं वो डाउन के डाउन होते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम। और इस टाइम तो ये बढ़ने का मौका देना चाहिए इस टाइम। अब देखो, इलेक्शन का इतना समय हो गया है कि यहाँ पर के लेडी सीट आती नहीं है, बिल्कुल भी लेडी सीट नहीं आई। अगर लेडी सीट आएगी, कुछ परिवर्तन होगा, कुछ पता चलेगा, आम जनता को भी पता चलेगा। तो ये मतलब कुल मिलाकर एक गौरव की बात होती है ना कि मैं उत्तराखंडी हूं, जो सम्मान की बात है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, क्योंकि आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से भी जुड़े हो चेतन। बिल्कुल सर। दिल्ली में उत्तराखंड भवन है। आज मैं लैंडौर गया और मैंने पहाड़ी खाना खाया, और ऐसा जबरदस्त खाना, मजा आ गया। अभी भी मेरे मुंह में उसका जायका है, मेरे मुंह में अभी बात करते करते पानी आने लगा। पर उत्तराखंडी खाने के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं, पूरे भारत में नीचे चले जाइए, किसी को कुछ मालूम ही नहीं कि छोलिया क्या होता है, रोटी अलग अलग कैसे बनती हैं, कौन कौन सी सब्जियां बनती हैं। उत्तराखंड भवन में भी दिल्ली में हफ्ते में एक बार 1 से 3 बजे के बीच ही उत्तराखंडी खाना मिलता है उत्तराखंड भवन में। तो बात कहीं ना कहीं गौरव और सम्मान की भी आ जाती है क्या? बिल्कुल सर। जैसे यहाँ का खाना है, पूरे उत्तराखंड में कहीं भी चले जाइए आप, दिल्ली में उत्तराखंड ढाबा सारी जगह मिलता है। बहुत फेमस है सर यहाँ का खाना। और मैं बात करना चाहूँगा सर, यहाँ के रोड की बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे सर। गड्ढे मतलब हैं। देहरादून तक तो ठीक है, असल ऊपर आओ तो पता लगता है। बिल्कुल सर। आप गंगोत्री वाली सड़क देखो, इधर से बद्रीनाथ वाली सड़क देखो, सारी जगह गड्ढे हैं, कोई निर्माण नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर उत्तराखंड का युवा वो अपनी हताशा का, परेशानी का एक इजहार कर रहा है। उसको रोजगार चाहिए, उसको गौरव भी चाहिए, उसे सम्मान चाहिए, लड़कियों को बराबरी चाहिए। अब चुनाव में यही असल मुद्दे बनते हैं या विकास के नारे बस पेश किए जाते हैं? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज मसूरी से बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।